हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है वह जनरल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है वह गामा किरणों से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि गामा किरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह गलत दिया हुआ। तो यदि पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहला नंबर है कि ये किरणें विद्युता उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो गामा किरण है वह उदासीन प्रकृति की होती है। दूसरा, ये किरणें अति लघु तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। बिल्कुल सही है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तीसरा है कि इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। देखिए, इसका जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है। तो इस कारण जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, यूरेनियम 238 के नाभिक पर जब तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 238 के नाभिक किन दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो जो यूरेनियम 238 के नाभिक हैं वो बेरियम के साथ साथ क्रिप्टॉन में टूट जाते हैं। तो देखिए, इस आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार के यूरेनियम पाए जाते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। लेकिन यूरेनियम 238 की अत्यंत अल्प मात्रा ही पाई जाती है। तो इस कारण परमाणु बम बनाने में या यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो देखिए, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का क्वथनांक घट जाता है। देखिए, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का क्वथनांक घटता नहीं है बल्कि पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में किसी पदार्थ का हिमांक बढ़ जाता है। तो किसी पदार्थ का हिमांक बढ़ता नहीं बल्कि हिमांक घट जाता है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किसी एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यह कथन किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो जो यह स्टेटमेंट है वह मुख्य रूप से पाउली का अपवर्जन नियम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, जब एसिटिलीन को गर्म तप्त नली में प्रवाहित की जाती है तो प्राप्त होती है। देखिए, जब एसिटिलीन को गर्म नली में प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है। अब यदि इसी प्रकार से एक्रोलीन की बात करें तो देखिए, जो एक्रोलीन है वह एक प्रकार का अश्रु गैस है। और इसके अलावा यदि एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनिलीन का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। और इसके साथ साथ जो गैमेक्सिन है, इसका यदि रासायनिक नाम की बात करते हैं तो गैमेक्सिन को BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में भी गैमेक्सिन को हम लोग जानते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि किसका उपयोग पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने के रोकने की दवा के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्लोरीटोन। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग DDT यानी कि कीटनाशी दवा बनाने में किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरोबेंजीन का उपयोग DDT कीटनाशी दवा बनाने में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 9वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औषधि दर्द निवारक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी औषधि है उसे दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात स्ट्रेप्टोकोकस नामक दवा का उपयोग दर्द निवारक के रूप में नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है,
कांच को अर्थात शीशा को कठोर बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सारे लोग जानते होंगे कि शीशा को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि नाभिकीय रिएक्टर में जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है तब उस नाभिकीय रिएक्टर को परमाणु पाइल कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, नाभिकीय रिएक्टर में जब जल का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उस रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, यह भी सही है। अब विकल्प देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में कौन सा कथन है वह सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों जो स्टेटमेंट ऊपर में दिया हुआ है वो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग इस रूप में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है कि निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है। यदि समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो पेट्रोल एवं जल का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 × 12 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यदि पहला नंबर विकल्प की बात करते हैं, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। दूसरा, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना, यह भी सही है। तीसरा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व, यदि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व की बात करें तो वह तांबा नहीं बल्कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक तत्व है वह चांदी है, अर्थात जिसे सिल्वर के रूप में भी जानते हैं। और नेक्स्ट है द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, बिल्कुल सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व तांबा नहीं बल्कि चांदी है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। यदि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी अर्थात सीजियम है वह सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, तो यदि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात की जाती तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता फ्लोरीन। लेकिन चूंकि प्रश्न में पूछा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है तो सीजियम ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछता कि अधातु तत्व कौन सा है तो इस प्रश्न का आंसर होता फ्लोरीन। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो फ्लोरीन है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से जो कौन है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। यदि बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट बिल्कुल एल्युमिनियम का अयस्क है, इसके साथ साथ नीलम भी एल्युमिनियम का अयस्क है। एजुराइट जो ऑप्शन नंबर सी है वह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन नंबर सी अर्थात एजुराइट है वह कॉपर यानी कि तांबा का अयस्क है। और ऑप्शन नंबर जो डी कोरंडम है वह भी एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजुराइट, अर्थात जो एजुराइट है वह कॉपर यानी कि सीयू यानी कि कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 19 नंबर प्रश्न है वह मिलान करने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही मिलान का चयन करें। पहला नंबर जो विकल्प है वह दिया हुआ है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा हीलियम, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बी दूसरा है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम, अर्थात बी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, सी का हो जाएगा 3। और नेक्स्ट है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ अर्थात डी का हो जाएगा 4। इसका आधार पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में
किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि फोटोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब यदि सोडियम थायोसल्फेट के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2H2O3 × 5H2O। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए, पहला दूध से दही का जमना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा है ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जंग लगना, यह भी सही है। और नेक्स्ट है भोजन का पचना, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1, 2, 3 एवं 4 जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 22 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अपस्फोटन रोधी पदार्थ यानी कि एंटी नॉकिंग पदार्थ का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात टेट्राएथिल लेड। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न के रूप में अब हम वो देखते हैं। तो देखिए, जो 23 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है डीजल तथा पेट्रोल की गुणवत्ता के परीक्षण में क्रमशः निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डीजल और पेट्रोल है उसकी यदि गुणवत्ता की माप की जाती है तो इसमें सीटेन संख्या तथा ऑक्टेन संख्या का पता लगाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सीटेन संख्या तथा ऑक्टेन संख्या। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में भी सेम ही दिया हुआ, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। क्योंकि जो डीजल है, डीजल में गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सीटेन संख्या का उपयोग किया जाता है, जबकि पेट्रोल की गुणवत्ता का परीक्षण के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या का उपयोग करते हैं। अब इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें पहले दिया हुआ है ऑक्टेन संख्या। अर्थात यदि जो डीजल की बात करें तो डीजल में गुणवत्ता के परीक्षण के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग करते हैं, नहीं। तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सीटेन संख्या तथा ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उसके उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा जो युग्म है वह गलत है। पहला है जीवाणुनाशी के रूप में आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मच्छर भगाने वाली दवा के रूप में हम लोग एलिथ्रीन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अग्निशमन के रूप में एथिल मरकैप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है, क्योंकि अग्निशमन के रूप में हम लोग एथिल मरकैप्टॉन नहीं बल्कि अग्निशमन के रूप में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। यदि इस प्रश्न के अनुसार विकल्प की बात करते हैं तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एल्काइन जो है वह त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें, अर्थात कौन सा जो युग्म है वह गलत है। देखिए, पहला है आवेश रहित कण न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, यह भी सही है। और तीसरा है धनावेशित कण प्रोटॉन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऋण आवेशित मूल कण पॉजिट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है। क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है वह ऋण आवेशित नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन जो है वह धनावेशित कण होता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर डी है वह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के रूप में उत्प्रेरक में हम लोग निकेल का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन से है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है। तो यदि धातु तत्व की बात करें तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता ऑक्सीजन। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, अर्थात कौन सा जो कथन है वह गलत है। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है
कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता पहले बढ़ती है तथा बाद में घटती है। देखिए जो पहला नंबर ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है और उसके बाद में बढ़ती है, अर्थात जो पहला नंबर ऑप्शन है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, सी एवं डी जो तीनों नंबर विकल्प हैं वे सही हैं। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर ऑप्शन है चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि शीशा की ऊष्मीय एवं विद्युतीय चालकता सबसे कम होती है, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक कथन नंबर 1 एवं 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं कौन सा कथन गलत है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। पहला, धातुएं आघातबद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, धातुओं का घनत्व निम्न होता है। देखिए यदि धातुओं का घनत्व निम्न की बात करें तो जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह गलत होगा, क्योंकि धातुओं का घनत्व निम्न नहीं बल्कि धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तीसरा नंबर विकल्प है कि सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, बिल्कुल सही। तो अब देखिए 1 एवं 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है और दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। अब प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त में कौन सा जो कथन है वह गलत है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, किस सोडियम के यौगिक का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। यदि सोडियम की यौगिक की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग खाने के लिए यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र की बात करें तो NaHCO3 जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, लोहे के जंग लगने में बना पदार्थ होता है, अर्थात जब लोहे में जंग लग जाता है तो उससे निर्मित जो पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, तो उससे निर्मित पदार्थ को हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, कॉपर पाइराइट्स अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा की जाती है, अर्थात कॉपर पाइराइट्स जो अयस्क है उसका सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उसका जो सांद्रण है वह मुख्य रूप से फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फेन प्लावन विधि। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो 35 नंबर प्रश्न है वह कॉपर से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि तांबे को सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो तांबे को जब H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो SO2 गैस निकलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रक्रिया कर काले रंग का कौन सी पदार्थ बनाती है। तो देखिए जो चांदी है वह सिल्वर सल्फाइड पदार्थ बनाती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। पहला दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो उपरोक्त तीनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, चांदी के यौगिक को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। देखिए प्रश्न करा कि चांदी के कौन सा यौगिक हैं जिन्हें कि रंगीन बोतलों में रखा जाता है, तो वह सिल्वर नाइट्रेट है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिल्वर चांदी के जो यौगिक सिल्वर नाइट्रेट हैं उन्हें रंगीन बोतलों में रखा जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। यदि सोने का निष्कर्षण की बात करते हैं तो सोने के निष्कर्षण में मुख्य रूप से क्लावेराइट के साथ साथ सिल्वेनाइट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक ए, ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो जब हम लोग सोना को बनाते हैं तो उसमें उसे कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पोटेशियम ओरिसाइनाइड का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, चांदी और सोना के निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो चांदी और सोना के निष्कर्षण में पारा का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, पारा को लौह पात्र में क्यों रखा जाता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पारा को हम लोग लोहे के सामान में क्यों रखते हैं। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि जो पारा है वह लोहे के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 44 नंबर प्रश्न है वह थोरियम से संबंधित है। प्रश्न कह रहे हैं कि थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, यह एक रेडियो सक्रिय धातु है, बिल्कुल सही है। दूसरा, थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका क्रिस्टल जो है वह अष्टफलकीय होते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 एवं 3 जो तीनों नंबर स्टेटमेंट दिए हुए हैं वे सही हैं। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 45 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। यदि दिया सलाई की बात करें तो दिया सलाई के निर्माण में मुख्य रूप से लेड ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अयस्क से यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से पिंच ब्लेंड से किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पिंच ब्लेंड। यदि एन विकल्प की बात करें तो देखिए जो फ्लूओस्पार है वह मुख्य रूप से कैल्शियम का अयस्क माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो अर्जेंटाइट है वह सिल्वर का अयस्क है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अयस्क से यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पिंच ब्लेंड से। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि व्यवहार में लाई जाती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों नंबर जो विकल्प हुए सही हैं। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है। देखिए रोल्ड गोल्ड जो है यह इसकी रोल्ड गोल्ड से मुख्य रूप से आभूषण का निर्माण किया जाता है, या इसे एक सोने के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि रोल्ड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो रोल्ड गोल्ड मुख्य रूप से कॉपर तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, जिसमें रोल्ड गोल्ड में यदि कॉपर की बात करें तो रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90% तथा जो एल्युमिनियम है वह 10% होता है। तो प्रश्न के अनुसार रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कॉपर तथा एल्युमिनियम का, जिसमें कॉपर की मात्रा 90% तथा एल्युमिनियम की मात्रा 10% होती है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। यदि रेडियो सक्रिय द्रव धातु की बात करें तो फ्रांसियम जो है वह रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं बताएं कि उपरोक्त में कौन से जो धातु हैं वे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, सोना बिल्कुल सही है। दूसरा है चांदी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है तांबा, बिल्कुल सही है। और चौथा है विस्मत, यह भी सही है। अर्थात उपरोक्त जो चारों हैं वे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 एवं 4 चारों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। तो देखिए जल को मृदु बनाने में मुख्य रूप से हम लोग जियोलाइट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडी नाइक्रोम का बना होता है, तो बताएं कि नाइक्रोम जो है वह किसका मिश्र धातु है। यदि नाइक्रोम के मिश्र धातु की बात करें तो जो नाइक्रोम है उसमें मुख्य रूप से निकेल,
क्रोमियम और आयरन पाया जाता है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात निकेल, क्रोमियम और आयरन। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक बीटा उत्सर्जक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन में के कौन से जो समस्थानिक हैं वे बीटा उत्सर्जक हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक माने जाते हैं, जिसमें पहला है ट्राइटियम, इसके अलावा जो दूसरा समस्थानिक है वह है प्रोटियम, और जो हाइड्रोजन का तीसरा जो समस्थानिक है वह है ड्यूटेरियम। तो प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक बीटा उत्सर्जक है। तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम समस्थानिक है वह बीटा उत्सर्जक है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। देखिए, यदि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो इसके लिए हमें जल को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे तो इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 55 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि केतली में जल को उबालने पर उसकी जो आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की एक परत जम जाती है, जो निम्न में से किसकी बनी होती है। तो जो सफ़ेद परत होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स द्वारा वो बने होते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, हीरा की संरचना कैसी होती है। तो जो हीरा है वह चतुष्फलकीय संरचना वाली एक धातु कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हीरा की अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो जो हीरा का अपेक्षिक घनत्व है वह 3.52 होता है, जबकि यदि हीरा की अपवर्तनांक की बात करें कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जो हीरा का अपवर्तनांक है वह है 2.417। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य कथन, कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। पहला नंबर ऑप्शन है कि सुपर फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग अनाजों के परिरक्षण में किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में यानी कि चूहे को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो प्रश्न करा कि कौन सा कथन गलत है, जब 1, 2 एवं 3 तीनों नंबर जो स्टेटमेंट है सही है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। यदि हैलोजन तत्व की आवर्त सारणी की बात करें तो इसे आवर्त 17 में रखा गया है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आवर्त 17। अब यदि हैलोजन तत्व की बात करते हैं तो देखिए, हैलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आयोडीन के अलावा एस्टेटिन जो है वह हैलोजन के अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न कह रहा है कि हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आवर्त 17। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 60 नंबर प्रश्न है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एकल बंधन द्वारा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि जिन अल्कोहल के अणुओं में केवल एक हाइड्रोक्सिल मूलक रहता है वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि जिन अल्कोहल अणुओं में 2 हाइड्रोक्सिल मूलक रहते हैं वे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, यह भी सही है अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कौन सी अधातु कैथोड पर एकत्रित होती है। तो देखिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में हाइड्रोजन अधातु है वह कैथोड पर एकत्र होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात हाइड्रोजन। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो 63 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं उपरोक्त में किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। था जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से किन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वे उभयधर्मी होते हैं।
तो पहला नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है जिंक, यह भी सही है। तीसरा है टीन, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों धातुओं के ऑक्साइड जो है वे उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, नाभिक के बाहर स्थित रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन की अर्ध आयु कितनी होती है? यदि रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन की अर्ध आयु की बात करें तो वह 17 मिनट उनकी अर्ध आयु होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 17 मिनट। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है? यदि रणनीतिक धातु की बात करें तो टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टाइटेनियम। 66 नंबर प्रश्न है, किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है? यदि समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल की बात करें तो फॉस्फिन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, सुरक्षित दियासलाई के निर्माण में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? यदि दियासलाई यानी कि माचिस की बात करते हैं तो इसके निर्माण में हम लोग लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, पीले फास्फोरस को निम्न में से किसके साथ रखा जाता है? यदि पीले फास्फोरस की बात करें तो पीले फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन यानी कि गलत कथन का चयन करना है। पहला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है। देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं सबसे प्रबल उपचायक जो है वह फ्लोरीन है, यह भी सही है। अब विकल्प देखते हैं, प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है। जब दोनों ही कथन सही हैं तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या की? तो हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने का कार्य इन्होंने सोमरुल महाशय ने किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सोमरिल्ड ने। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अर्थात जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो जो तत्व के रासायनिक गुण होते हैं वे तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, परमाणु संरचना की आधुनिक विचार किस पद्धति पर आधारित है? तो जो परमाणु संरचना की आधुनिक विचार है वे इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर आधारित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस बंध से युक्त यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस बंधन से युक्त यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात त्रिबंध से। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है कि बंधन शक्ति क्रम निम्न में से कौन सा सही है? यदि बंधन शक्ति क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है एकल बंधन। एकल बंधन की बात हम लोग द्विबंधन की बात करते हैं और द्विबंधन के बाद हम लोग त्रिबंधन की बात करते हैं। यानी कि इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में किस तरह का बंधन पाया जाता है? यानी कार्बनिक यौगिक की बात करें तो उसमें सहसंयोजन बंधन पाया जाता है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, बर्फ का एक H2O अणु कितने हाइड्रोजन बंधन बनाता है? यानी कि बर्फ का एक H2 अणु है वह मुख्य रूप से 4 हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 4। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, कोका कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है वह फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? यदि तापमान प्रश्न कर रहा है कि तापमान को कितने डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कम कर देंगे कि जो सभी गैसें हैं वे शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे तो सभी गैसें हैं वो शून्य आयतन घेरेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है,
हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना गुना अधिक होता है? तो 4 गुना अधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो देखिए, जो हाइड्रोजन है उसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हाइड्रोजन। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आघान सिनी मुहाना को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो जो आघान सिनी मुहाना है वह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन से राज्य शीर्ष 2 स्थानों पर रहे? यदि शीर्ष 2 स्थानों पर राज्य की बात करते हैं तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहा है। जो महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र द्वारा टोटल 158 पदक जीते गए हैं, जबकि यदि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु द्वारा टोटल 103 पदक जीते गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लेता कि तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो तीसरे स्थान पर मुख्य रूप से हरियाणा राज्य रहा है, जिसकी हरियाणा द्वारा 98 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, तो जो 83 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि किस देश ने पहले कोल्टन भंडार की खोज की पुष्टि की है? तो देखिए, जो कोल्टन भंडार है उसकी खोज की पुष्टि केन्या द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केन्या। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, कौन से 5 देश हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए? तो सबसे पहले हम लोग यदि ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में की गई थी। जब ब्रिक्स की स्थापना की गई थी तो उसमें उस समय मुख्य रूप से 4 ही सदस्य थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन वर्ष 2010 ईस्वी में इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ने के उपरांत ब्रिक्स को ब्रिक्स के रूप में जाना गया। और इसके अलावा वर्ष 2023 ईस्वी में ब्रिक्स में 6 अन्य सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की, लेकिन एक सदस्य ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसके उपरांत 5 अन्य सदस्य देश शामिल हुए। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर हाल ही में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं? तो देखिए, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा व्यास जी का तहखाना निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो व्यास जी का तहखाना है वह ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जन संचार संस्थान IIMC को हाल ही में किस प्रकार के विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में IISc को एक डीम्ड विश्वविद्यालय, यानी कि इसे हिंदी में यदि बात करें, एक मिनट, तो मानित विश्वविद्यालय के रूप में इसे नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानित विश्वविद्यालय बोले या इसे डीम्ड विश्वविद्यालय, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने हाल ही में किसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो देखिए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो द्वारा हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो जो डिजिटल डिटॉक्स पहल है वह कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्नाटक। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 89 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दी है। अर्थात निम्न में से किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है? तो है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, किस देश ने $3.99 बिलियन की लागत से भारत को 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमेरिका। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, जो 91 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने घर
गो होम एंड रीयूनाइट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है वह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 92 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि सी केयर्स पोर्टल हाल ही में किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो जो सी केयर्स पोर्टल है वह मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, किस अभिनेता ने तमिझागा बेन्नी कजगम नाम से एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। तो जो यह तमिझागा बेन्नी कजगम नाम से एक राजनीतिक पार्टी है वह जोसेफ विजय द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे थलापति के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जोसेफ विजय। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने निम्न में से किस भुगतान बैंक पर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए। तो जो 31 जनवरी 2024 को आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भुगतान से रोक लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आरबीआई जो भुगतान पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया है वह किस अधिनियम के तहत लगाया है। तो यदि अधिनियम की बात करें कि किस अधिनियम के तहत लगाया है तो मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा जो है वह 35A के तहत यह एक्शन आरबीआई द्वारा लिया गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जो पेटीएम आपके भुगतान पर प्रतिबंध लगाया गया उसे किस अधिनियम के तहत आरबीआई ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा सेक्शन 35A। नेक्स्ट 95 प्रश्न है, ट्राई का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो ट्राई का नया अध्यक्ष हाल ही में अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। ये जो अनिल कुमार लोहाटी हैं वो पूर्व में रेलवे बोर्ड के सीईओ थे। चलिए 96 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है बहुत ही आसान है कि चंपई सोरेन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जो चंपई सोरेन है वह हाल ही में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लेकिन प्रश्न विकल्प कह रहा है कि झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री, 11वें मुख्यमंत्री, 12वें एवं 13वें मुख्यमंत्री। अब ये जो विकल्प दिए हुए हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए आपको गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। प्रश्न कह रहा है कि चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो मुख्य रूप से 12वें मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को निम्न में से किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2024 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित संस्थान पर भारत ने 2 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एफिल टावर। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के तहत सरकार AAY यानी कि अंत्योदय आय योजना परिवारों को कितनी चीनी सब्सिडी प्रदान करती है। तो 18.5 रुपये प्रति केजी की चीनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश है। यदि शिल्प मेले के भागीदार देश की बात करें तो वह तंजानिया। लेकिन सपोज प्रश्न पूछ लेता कि इस वर्ष जो आयोजित किया गया उसका थीम राज्य कौन सा था, तो थीम राज्य था गुजरात। नेक्स्ट 101 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है। तो देखिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। उसी समिति की सिफारिश पर उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता विधेयक को कानून के रूप में पारित किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने 2 और जिलों के निर्माण को हाल ही में मंजूरी दे दी है और इन 2 जिलों में से एक की पन्योर और दूसरा बिचोम है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अरुणाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो जो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओलेग कानेन्को। यह जो है वह अंतरिक्ष में मुख्य रूप से 878 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओलेग कानेन्को। ये रूस के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सभी भारतीयों में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुकेश अंबानी को। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने पानी के नीचे एराटोस्थनीज घाटी का खोज निम्न में से किस देश में लगाया है? तो देखिए यह जो एराटोस्थनीज घाटी की खोज वह साइप्रस में की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लेता कि हाल ही में किस देश के द्वारा साइप्रस में एराटोस्थनीज घाटी का पता लगाया गया, तो इसका आंसर हो जाता है इजराइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट 107वां नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, देखिए जो 108 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की लॉन्च क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई 3 नई सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल यानी कि सही सुमेलित है? यदि पहला बात करते हैं PSLV एकीकरण सुविधा, तो जो PSLV एकीकरण सुविधा है इसे श्रीहरिकोटा में प्रारंभ किया गया है, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अर्ध क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन एवं स्टेज परीक्षण सुविधा, इसे महेंद्रगिरी में प्रारंभ किया गया है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ट्राइसोनिक विंड टनल, तो जो ट्राइसोनिक विंड टनल है इसे तिरुवनंतपुरम में प्रारंभ किया गया है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए का 3, बी का 1 और सी का 2। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश WTO का क्रमशः 165वां एवं 166वां सदस्य देश बना है? तो देखिए यदि 165वां देश की बात करते हैं तो 165वां सदस्य देश बना है कोमोरोस, और जो 166वां देश की बात करें तो 166वां सदस्य देश बना है तिमोर लिस्ते। तो देखिए इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोमोरोस और तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट 110 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुलशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो है सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।